गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो प्यारे बच्चों, वेव ऑप्टिक्स आपकी शुरू हो गई है और रे ऑप्टिक्स आपका समाप्त हो गया है और आपको सबसे पहले तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं में जो है आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों हम पुनः जो है आपको रिफ्रेश कर रहे हैं। इसके बाद आपको इंटरफ्रेंस पढ़ना है और इंटरफिरेंस पढ़ने के लिए जो व्यतिकरण की घटना होती है उसको पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत पे। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये माध्यम है, इस प्रकार से कोई माध्यम है, मीडियम है ये माध्यम, ठीक है। और इसके जो है बच्चों माध्यम क्या होगा, कणों से मिलके बना होगा। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के क्या है, कण है इसमें। ये देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 ऐसे मान लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, तरंग किसे कहते हैं? तरंग एक ऊर्जा है, माध्यम में डिस्टरबेंस है बच्चों। ठीक है, तरंग क्या है बच्चों? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ। देखिए बच्चों, तरंग है क्या? तरंग जो है, वेव जो है बच्चों, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, जिसको डिस्टरबेंस कहते हैं। माध्यम में जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है उसी को बच्चों हम वेव कहते हैं। ठीक है बच्चों। एनर्जी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर माध्यम के कण क्या करते हैं बच्चों? ये देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अलग से बना दूं। मान लीजिए ये देखिए, ये माध्यम के कण है, मान लीजिए बच्चों, ये देखिए। ठीक है बच्चों। जब जो है बच्चों क्या होता है, इनको एनर्जी सप्लाई होती है। ये देखिए बच्चों, एनर्जी क्या होती है? सप्लाई होती है। तो ये माध्यम का कण जो है अपने मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लग जाता है। ये देखिए बच्चों, जब एनर्जी इसको सप्लाई होती है माध्यम को, तो गति तो जो है भाई, ये देखो सरल आवर्त गति तो माध्यम के कण करते हैं। ये देखो एनर्जी तो चल रही है बच्चों। ठीक है, ये माध्यम में डिस्टर्बेंस, आपने जो है माध्यम को ऊर्जा दी बच्चों। ठीक है, जैसे आपने तालाब में क्या फेंका, पत्थर फेंका। तो जब आपने पत्थर फेंका बच्चों, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसने पानी में क्या होना है, सप्लाई होनी है। मैं आपको उसको भी यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो माध्यम का कण क्या करेगा बच्चों? कंपन करेगा और कुछ ऊर्जा अपने पास रखेगा। ठीक है बच्चों। मान लीजिए बच्चों, हमने E बराबर मान लीजिए 10 जूल एनर्जी माध्यम को सप्लाई कर रखी है बच्चों। तो क्या करेगा, माध्यम का कण जो है कुछ एनर्जी को अपने लिए रखेगा बच्चों और ये सरल आवर्त गति करेगा, मध्यमान स्थिति के दोनों ओर क्या करेगा बच्चों? कंपन करेगा। तो मान लीजिए बच्चों, इसने 2 जूल एनर्जी को अपने पास रख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, जो 8 जूल एनर्जी है, 8 जूल एनर्जी है, वो माध्यम के दूसरे कण पर पहुंचेगी बच्चों। मान लीजिए बच्चों 3 जूल एनर्जी इसने अपने लिए रख दी वाइब्रेट करने के लिए। अब ये एनर्जी पाएगा और वाइब्रेट करेगा। अब कितनी बच गई बच्चों? अब जो है 5 जूल एनर्जी अब बच गई है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब ये माध्यम का कण भी क्या करेगा बच्चों? वाइब्रेट करेगा। तो इस प्रकार से जो है बच्चों ये एनर्जी क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों? लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर जाते जाते माध्यम के कण, तो जहाँ तक एनर्जी सप्लाई होगी, ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो है बच्चों अब जो है 5 जूल यहाँ रह गई है बच्चों। ठीक है, और मान लीजिए बच्चों 4 जूल एनर्जी को इसने ले लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है कितनी रहेगी? 1 जूल। अब 1 जूल जो है इधर
सप्लाई हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो धीरे 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 जो है क्या होगा, ये एनर्जी आगे की ओर सप्लाई हो रही है बच्चों। तो उसी प्रकार से क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मान लीजिए बच्चों ये तालाब है, आपको समझना है बच्चों, थोड़ा सा वेव का नेचर समझना है। मान लीजिए बच्चों ये तालाब है, ये देखिए बच्चों ये तालाब है और इसमें क्या है बच्चों, पानी है। ये तालाब है, ये देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेव क्या है, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। अब क्या होता बच्चों, एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान m है, इसको v वेलोसिटी से आप जो इस तालाब में फेंक रहे हैं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ mv²। ठीक है बच्चों, अब जो है इस तालाब को क्या मिल जाएगी, ये माध्यम के जो कण है, ये देखिए बच्चों माध्यम के जो कण हैं इनको ये एनर्जी क्या होगी, सप्लाई होगी। और जब इनको एनर्जी सप्लाई होगी बच्चों, तो ये क्या करेंगे, मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करेंगे और ये एनर्जी जहां तक सप्लाई होगी वहां तक माध्यम का कण क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन माध्यम का कण कहीं नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, माध्यम का कण, ठीक है, द्रव्यमान क्या रहता है, जो माध्यम का कण है वो स्थिर रहता है। द्रव्यमान या जो क्या है माध्यम का क्या है बच्चों, कण है, वो स्थिर रहता है। और अगर वो स्थिर रहता है तो सप्लाई क्या हो रही बच्चों, सप्लाई क्या हो रही है बच्चों, ऊर्जा। ठीक है बच्चों, जो माध्यम में उत्पन्न क्या है, विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है। अब देखिए बच्चों, जब आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो कंपन है, जो उसके जो है इस प्रकार से कंपन होंगे बच्चों, इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से, ये पानी इस प्रकार से, ठीक है, ये जरूरी नहीं है बच्चों जो है किनारे तक पहुंच जाए। क्योंकि किनारे तक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वहां तक एनर्जी क्या नहीं हुई बच्चों, सप्लाई नहीं हुई। तो इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों कि माध्यम में एनर्जी सप्लाई हो रही है बच्चों। माध्यम का कण क्या कर रहा है बच्चों, माध्यम का जो कण है, माध्यम का कण, जो माध्यम का कण है, कण सरल आवर्त गति कर रहा है, आवर्त गति करता है बच्चों। ठीक है, करता है, ये देखो। और बच्चों इसका विस्थापन समीकरण आपको आता है, ये देखिए बच्चों y a sin ओमेगा t, ये इसका विस्थापन समीकरण आता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा ये माध्यम का कण। ये देखो ये समय है, इधर देखिए, इधर को मैंने विस्थापन ले रखा है। इस प्रकार से क्या करेगा ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा ये। ठीक है बच्चों, ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर से एक कण को ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर कोई कण है बच्चों, ये एक कण है, तो ये क्या करेगा, ये समय क्या है, अपनी मध्यमान स्थिति में है, फिर ये मध्यमान स्थिति से ऊपर जाएगा, ये देखिए बच्चों, फिर यहाँ से कहाँ आएगा, मध्यमान स्थिति में आएगा, फिर मध्यमान स्थिति से क्या आएगा बच्चों, दूर जाएगा और पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये देखिए बच्चों, जीरो से ये क्या होगा बच्चों, ये इसकी मध्यमान स्थिति है, जीरो से जो है अधिकतम स्थिति में जाएगा, ये देखिए अधिकतम स्थिति, इसी को आयाम कहते हैं आप। और धीरे 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 ये कहाँ पर आ जाएगा, मध्यमान स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन अधिकतम आयाम के बराबर हो जाएगा। फिर जो है बच्चों अपनी दिशा बदल रहा है, नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन हो जाएगा, डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया है, इधर प्लस है बच्चों, इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। और फिर जो है बच्चों यहाँ पर इसका विस्थापन फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये अपने गति को जो है इसको कहते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं बच्चों एक दोलन। क्या कहते हैं बच्चों, एक दोलन इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चों, एक दोलन हम कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक दोलन करने में जो समय लगता है बच्चों, एक दोलन का जो समय है, एक दोलन का समय, एक दोलन करने में कितना समय लिया, उसी को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक सेकंड में कितने दोलन कर सकता हो सकता बच्चों, एक सेकंड में जो ये 50 दोलन कर दे, एक सेकंड में, एक सेकंड में दोलन कितने हुए,
1 सेकंड में दोलनों की संख्या, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? आवृत्ति कहते हैं बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कराने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि तरंग क्या है? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है, एनर्जी है बच्चों, ठीक है। और जब वो माध्यम में सप्लाई होती है तो तभी माध्यम के कण क्या करते हैं? सरल आवर्त गति करते हैं बच्चों। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है अध्यारोपण क्या है बच्चों, ठीक है। अध्यारोपण क्या है बच्चों, ठीक है। अब इधर देखिए बच्चों, यहां पर जो है माध्यम का कोई कण है, ये देखिए यहां पर, ये देखिए मैंने बनाया है। मान लीजिए ये माध्यम का कण है, माध्यम का कण है बच्चों, ठीक है। ये माध्यम का कण है और माध्यम के कण पर जो है विभिन्न प्रकार की 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम में एक साथ गति कर रही है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, मान लीजिए एक तरंग ये गति कर रही है, एक तरंग इस प्रकार से ये गति कर रही है, ठीक है। एक तरंग इस प्रकार से ये गति कर रही है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की तरंगें यहाँ पे गति कर रही हैं बच्चों, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, ठीक है। एक दूसरे को इन तरंगों ने डिस्टरबेंस नहीं करना है बच्चों। अब ये माध्यम के किसी कण पर पहुंचते हैं, ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। ये क्या कर रहे हैं बच्चों? एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए हुए बच्चों गति कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो है माध्यम के किसी कण, ये माध्यम के किसी कण पर पहुंचते हैं, ठीक है। माना बच्चों इसका विस्थापन y1 है, इसका विस्थापन y2 है और इसका विस्थापन y3 है, ठीक है बच्चों। अब जो है जब माध्यम के किसी कण पर पहुंचते हैं तो इनसे एक परिणामी तरंग बनती है, ठीक है बच्चों, है ना। तो यहां पर जो परिणामी तरंग बनेगी उसका जो विस्थापन है बच्चों, ये देखो सदिश, ये देखो हम सदिश के रूप में लिख देंगे इसको, y1 y2 y3, ठीक है। तो जो इसका जो है विस्थापन होगा, इस कण का जो यहाँ पे विस्थापन होगा, जो तरंग बनेगी, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 धन y2, ये भी सदिश, इसका सदिश योग के बराबर हो जाता है, y1 धन y2 धन y3। अगर 3 तरंगें मिल रही हैं तो y1 धन y2 y3 हो जाएगा और सो ऑन, ठीक है बच्चों। अगर n तरंगें हैं तो n हो जाएगा बच्चों। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको आ गया बच्चों। जब किसी माध्यम में, ठीक है बच्चों, 2 या 2 से, यदि यहां पर देखिए बच्चों, यदि किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगें एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए हुए गति करती हैं, ठीक है बच्चों, तो माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण विस्थापन उनके पृथक पृथक विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाता है, ठीक है बच्चों। माध्यम के प्रत्येक कण का जो किसी क्षण जो विस्थापन है वो इन सब के सदिश योग के बराबर हो जाता है बच्चों। तो इसको कहते हैं बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद जो है मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा बच्चों तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर यदि 2 तरंगों के कारण माध्यम के किसी कण का विस्थापन, यहाँ पर क्या हो गया, 3 कण जो तरंगें हैं उनका विस्थापन y1 y2 y3 है, ठीक है बच्चों। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार उस कण का परिणामी विस्थापन, इस कण का जो परिणामी विस्थापन ये y होगा, ठीक है बच्चों। ये इनके अगर 2 है तो 2 के योग के बराबर हो जाएगा, 3 है तो 3 के जो सदिश योग है उसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक बार मैंने पुनः आपको बता दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको इस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं कि मान लीजिए बच्चों संगीत मान लीजिए विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, ये देखिए बच्चों, अब देखो विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, ठीक है बच्चों। विभिन्न प्रकार के हमारे पास क्या है, वाद्य यंत्र हैं। अब देखिए बच्चों हम क्या सुनेंगे, सबकी आवाज तो अलग अलग सुनेंगे ना बच्चों,
है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर ढोलक है, ठीक है बच्चों, एक जगह पर बांसुरी है, ठीक है, गिटार है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इनसे क्या होंगी, विभिन्न प्रकार की तरंगें चलेंगी, ठीक है, इससे भी विभिन्न प्रकार की तरंगें चलेंगी, इससे भी विभिन्न प्रकार की तरंगें चलेंगी, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जब आपके कान में ये आवाज आएगी, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये ढोलक से निकलने वाली जो आवाज है, इसमें जितनी तरंग है इनका अध्यारोपण हो जाएगा और आपको ढोलक की आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये बांसुरी की जो आवाज है, जो तरंगें हैं, उसको प्रभावित नहीं करेंगी और आपको बांसुरी की आवाज भी सुनाई देगी और आपको गिटार की आवाज भी सुनाई देगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रही हैं, प्रभावित नहीं कर रही हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो जब हम संगीत ऑर्केस्ट्रा या संगीत सुनते हैं तो हमें भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं की ध्वनि तरंगों से जो अध्यारोपण से जो जटिल ध्वनि प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों, वो उसकी अलग अलग पहचान होती है, ठीक है बच्चों। विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनसे जो ध्वनि आएगी, इन ध्वनियों का तो अध्यारोपण हो जाएगा। इस ढोलक की आवाज आई उसका भी अध्यारोपण हो गया, बांसुरी की आवाज है उसका भी अध्यारोपण हो गया, गिटार की आवाज हुई उसका भी अध्यारोपण हो गया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो जटिल ध्वनि प्राप्त होगी हमें, ठीक है बच्चों, एक जटिल ध्वनि हमको क्या होगी, प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी हम जो है विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियों की अलग अलग पहचान कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों जो है, आप जब रेडियो ऑन करते हैं तो आप जब उसको फिक्स करते हैं एक जगह पे, तो आपको वही स्टेशन सुनाई देता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताएंगे कि अध्यारोपण किन किन का हो जाता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देंगे बच्चों कि किन तरंगों का अध्यारोपण होगा और किन तरंगों का अध्यारोपण नहीं होगा। तो पहली है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंगें, ठीक है बच्चों। ये दो प्रकार की होती बच्चों, ये दो प्रकार की होती यांत्रिक तरंगें। एक होती अनुदैर्ध्य, ठीक है बच्चों। एक तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, जो यांत्रिक तरंग होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अनुदैर्ध्य तरंग। और दूसरी होती है बच्चों अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ये ट्रांसवर्स वेव, ठीक है बच्चों। तो ये जो यांत्रिक तरंगों को के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये चल नहीं सकते हैं। दो प्रकार की तरंगें होगी, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों इनमें जो है, जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये संपीड़न और विलरण के रूप में चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंग जो है श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ये आपको थोड़ा बता दें बच्चों, ये तो केवल रिवीजन, थोड़ा रिफ्रेश करना आपको। ये अनुदैर्ध्य तरंग है बच्चों, इसमें क्या बनता है, संपीड़न। एक जगह पर माध्यम के कण नजदीक नजदीक आते हैं, फिर माध्यम के कण दूर चले जाते हैं, फिर एक जगह पर नजदीक आते हैं, फिर माध्यम के कण दूर चले जाते हैं। तो जहां पर माध्यम के कण नजदीक आते हैं बच्चों उसको कहते हैं संपीड़न, और जहां पर दूर चले जाते हैं बच्चों उसको कहते हैं विरलन। तो इसका मतलब जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो है संपीड़न और विरलन से मिलकर बनी है। तो प्यारे बच्चों ध्वनि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ध्वनि, ठीक है बच्चों। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब ये अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों, इसमें क्या होता है, श्रृंग और गर्त बढ़ते, जो ऊपर का भाग है, इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर का भाग श्रृंग हो जाएगा, नीचे का गर्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो श्रृंग और गर्त के रूप में, ठीक है, ये तरंग चलती है। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, जिस दिशा में तरंग चलती है उसी दिशा में ये कंपन करते हैं बच्चों, ठीक है। और जो अनुप्रस्थ तरंग है, इन तरंगों में क्या होता है, जिधर जो है
जिधर जो है तरंग चलती है, ऊर्जा संचरित होती है, ये उसके लंबवत कंपन करते हैं बच्चों। ठीक है, जो डोरियों में जो है, तनी हुई डोरियों में जो आवाज आती है, ठीक है बच्चों, वो अनुप्रस्थ तरंग है। तनी हुई डोरियां, सितार, वायलिन, जो भी जिसमें जो है डोरियां हैं। तो बच्चों ये एक तो यांत्रिक तरंगों पर ये अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा बच्चों। किन पे लगेगा? यांत्रिक तरंगों पे ये सिद्धांत लगेगा बच्चों। और दूसरा बच्चों, थोड़ा बच्चों यहीं पर आपको क्लियर कराते हैं, थोड़ा यहीं पर समझा देते हैं बच्चों। दूसरा जो है बच्चों, ये जो है लगेगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों। ठीक है, ये तो ध्वनि तरंग होगी और विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जैसे प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश। तो प्रकाश तरंगों का भी क्या हो जाता है? अध्यारोपण हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसमें अध्यारोपण हो जाता है। लेकिन बच्चों इनके लिए एक शर्त है बच्चों। ठीक है, एक शर्त है, अध्यारोपण कब होगा? तो उसके लिए शर्त होती है बच्चों कि जो तरंगे हैं, शर्त है, मैं यहां पे लिख दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। आपको जानना है कि किन तरंगों का अध्यारोपण होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और किन का नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट है, जिन तरंगों का आयाम, जिन तरंगों का आयाम कम होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, छोटा होता है, बहुत अधिक नहीं होता है। आयाम बहुत अधिक नहीं होता है, बहुत अधिक नहीं होता है बच्चों, उनमें जो है अध्यारोपण का सिद्धांत लग जाता है बच्चों। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब बच्चों लेजर में ध्यान रखना, लेजर तरंगों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेजर आपको पूछा जाएगा, लेजर तरंगे, लेजर तरंगों में क्या होता है बच्चों? आयाम बहुत अधिक होता है बच्चों। ठीक है, आयाम क्या होता है? बहुत अधिक होता है बच्चों। ठीक है, लेजर तरंगों में अध्यारोपण सिद्धांत नहीं लगता बच्चों। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। लेजर तरंगों में अध्यारोपण सिद्धांत नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता बच्चों, बताओ? क्योंकि इनका आयाम क्या होता है? इन तरंगों का, इनका आयाम बहुत अधिक होता है। आयाम क्या होता है? आयाम बहुत अधिक होता है बच्चों। मैंने यहीं पर आपको सब समझा दिया बच्चों, आयाम बहुत अधिक होता है, इसलिए लेजर तरंगों पर अध्यारोपण सिद्धांत नहीं लगता बच्चों। तो अध्यारोपण सिद्धांत किन पर लगेगा? जिनमें क्या होगा, जिनके आयामों में ज्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होंगे बच्चों। तो जैसे यांत्रिक तरंग है, मैंने आपको बता दी बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंग में, जिसमें विशेषकर आपके लिए क्या आता है बच्चों? प्रकाश आता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूं कि आपको अध्यारोपण सिद्धांत आ गया होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है हमने इसका बेसिक भी आपको बता दिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो दूसरी वीडियो बनने वाली है आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है, आप चैनल पर बने रहें। और ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, और बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि जो है आपको इस समय अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको बीएससी में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ग्लो ऑफ फिजिक्स का यही मकसद है कि बच्चों को जो है सरल से सरल तरीके से जो है जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो पुनः बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।